तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ और देखते हैं हम लोग। अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करें और ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम सैद्धांतिक सिद्धांतों में देखेंगे। सैद्धांतिक सिद्धांतों में जो है देखेंगे न्याय से संबंधित, यानी न्याय जो है उससे संबंधित देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि न्याय का अर्थ है कि, यानी न्याय का क्या अर्थ है। हमारे पास चार ऑप्शन है। कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता, बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता। तो न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव ना किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि न्याय में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है, यानी जो राजनीतिक न्याय होता है वो सुनिश्चित होता है विधायिका के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, संविधान के द्वारा, निर्वाचन सत्ता के द्वारा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इसको जरूर देखें। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान के द्वारा जो है वो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। चलिए नेक्स्ट। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को, ऑप्शन नंबर थर्ड, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है रॉल्स की न्याय की धारणा क्या है, यानी रॉल्स जो है वो न्याय की धारणा क्या है, उन्होंने किस प्रकार की न्याय की धारणा दी है। तो रॉल्स जो है वो एक उदारवादी है। कैसे? ऑप्शन नंबर डी, यानी उदारवादी धारणा इन्होंने दी है। किसने? रॉल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हमें थ्योरी देखने को मिलेगी और जो कि सभी आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा है जॉन रॉल्स का। किसका है? जॉन रॉल्स का है। आप लोग अगर हमारे वीडियो को लाइव और देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट मीमांसा एकेडमी .co.in पर जाकर हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप जो आएगा वो इक्लेरा नाम से आएगा, इक्लेरा नाम से आएगा, और जिसमें कोड डालना होगा, सब्सक्रिप्शन जो कोड होगा MIM003, ये आप डाल के सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आप वहां से हमारे ऐप्स के थ्रू आप या वेबसाइट से रजिस्टर करके आप जो है आप क्लास भी ले सकते हैं लाइव, और वहां से आप कोर्स भी खरीद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा। तो जो जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है, तो जैसा कि इन्होंने जो दिया है वो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय दिया है। यानी जॉन जो रॉल्स थे उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय
दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण क्या है? रॉल्स के अनुसार जो न्याय के लक्षण है वो न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता है, सामाजिक न्याय से सरोकार है। तो रॉल्स के अनुसार जो न्याय के लक्षण है वो सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह बात जो कही थी ऑगस्टाइन ने कही थी। ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑगस्टाइन का जो कथन है उन्होंने कहा है कि यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो कि पीजीटी 2009 में क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट। जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह है, यह शब्द निम्न में से किनके हैं? यानी जो डाकू वाली बात कही है तो वो जिन राज्यों में न्याय नहीं होता, सेम क्वेश्चन है। तो यह भी केवल थ्योरी को थोड़ा सा बदल के रखा है। यह भी जो है ऑगस्टाइन का है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? यानी निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो यह कथन किसका है? शक्तिशाली का हित ही न्याय तो अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली। लेकिन इसमें जो करेक्ट है वो है थ्रेसीमेकस का। किसका है? थ्रेसीमेकस का है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आप लोग हमारे फेसबुक लाइव पर भी जाकर देख सकते हैं। किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? ये भी सेम क्वेश्चन है। तो ये किसका है? थ्रेसीमेकस का है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये देखिए प्रीवियस ईयर के हैं, ये 2004 में पूछा गया, ये टीजीटी 1999 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस शब्द जस से निकला है, यानी जो जस्टिस शब्द किससे निकला? जस से निकला। और जस का संबंध जो है वो किस भाषा से? अंग्रेजी से, फ्रांसीसी से, हिंदी से, लैटिन से? तो इसका करेक्ट आंसर है लैटिन भाषा से। यानी जो जस्टिस शब्द का जस से जो शब्द निकला है वो किससे निकला है? लैटिन भाषा के शब्द से निकला है। चलिए नेक्स्ट, यूपीटीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? यानी सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देते हैं? तो वो मार्क्सवादी देते हैं। कौन देते हैं? मार्क्सवादी। क्योंकि मार्क्सवादी जो है वो एक सामाजिक दार्शनिक है, तो वो सामाजिक न्याय की अवधारणा को मार्क्सवादी बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या होता है? यानी सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या होता है? कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, सभी प्रकार के भेदभाव यथाजात, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। तो यह जो है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, यानी सभी प्रकार के भेदभाव यथा जात, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? यानी अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक पहलू क्या है? तो वो है सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक जो न्याय है वो अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय से संबंधित वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? यानी वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु द्वारा, गॉडविन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, रॉल्स द्वारा। तो इस कथन को अरस्तु के द्वारा कहा गया था। यानी न्याय के सिद्धांत का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया गया था तो वो किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा
किया गया था। यूनानी दार्शनिकों को न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? तो यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? तो वो बल दिया है हमारा सबसे पहले जो पहलू पर, तो वो नैतिक पर दिया है। यानी यूनानी दर्शकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? तो वो सामाजिक दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसमें सामाजिक नहीं, इसमें नैतिक जो है वर्ड वो करेक्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन करेक्ट है। यानी नैतिक यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के सिद्धांत के किस पहलू पर बल दिया है? तो वो नैतिक पर दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब हम देखेंगे व्यक्तिवाद से संबंधित क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो व्यक्तिवाद से हम लोग देखेंगे, व्यक्तिवाद वह समाज में किस प्रकार का संबंध है? यानी व्यक्तिवाद समाज में किस प्रकार का संबंध है? तो वो है परस्पर विरोध। यानी व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो वो विपरीत है, यानी परस्पर विरोध है। नेक्स्ट है, इनमें से किस विचार का प्रायः व्यक्तिवाद विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? इनमें से किस विचारक का प्रायः व्यक्तिवाद विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, इसका ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी करेक्ट है। तो डार्विन का अनुकूलतम की आजीवता अतिजीवता का सिद्धांत जो है वो व्यक्तिवाद विचारक अपने अनुकूल पाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो कि डार्विन का जो अनुकूलतम की अजीवता का जो सिद्धांत है वो प्राय व्यक्तिवाद विचारक का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं? तो जो व्यक्तिवादी हैं वो राज्य को एक आवश्यक बुराई की मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य जो है वो प्रमुखता सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। यह जो बात है बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि इसको व्यक्तिवाद की श्रृंखला में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ग्राहम वालास, यानी और क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, ग्राहम वालास, हेयक, जीएस मिल्स, स्पेंसर। देखिए ये जो तीन हमारे हैं, हेयक तो ये समर्थक व्यक्तिवाद के समर्थक हैं, जो स्पेंसर हैं वो एक व्यक्तिवाद समर्थक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रेरणा माना जाता है? तो आधुनिक व्यक्तिवाद का जो प्रेरणा माना जाता है वो माना जाता है ग्राहम बालास। कौन माना जाता है? ग्राहम बालास जो है वो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रेरणा माना जाता है।
नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, बस 1 मिनट रुकिए आप लोग। चलिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से प्रॉब्लम आई। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहले इसी को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है। तो ग्राहम बालास माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम व्यक्तिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्तिवाद। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद, यानी उसका ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक क्या है। यानी निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी जो विचारक हैं वो कौन है। जैसे हेराल्ड लॉस्की, जेम्स मिल, हार्वर्ड स्पेंसर, अरस्तु। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। हार्वर्ड जो स्पेंसर है वो एक व्यक्तिवादी विचारक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो 2005 और 2009 में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है। युगतम की आजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये भी स्पेंसर द्वारा किया गया, यानी युगतम की आजीविता का जो सिद्धांत है वो स्पेंसर द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 11 का बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, लेसिज फेयर, यानी लेसिज फेयर का अभिप्राय क्या होता है। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, इनमें से सभी, या इसमें से व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। तो लिजिस फेयर का मतलब होता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है 12 का। नेक्स्ट, शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। यह बात किसने कही थी। तो जिसमें हमारे चार ऑप्शन है, यानी शक्ति की राजनीति, यह जो लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति और दलीय राजनीति केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति का जो मुख्य कारण रही है। तो इस बात को प्रोफेसर के.सी. ह्यूयर ने कहा था। के.सी. ह्यूयर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान एक शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। इस बात को किसने कहा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है।
लॉस बेल का प्लान है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लॉस बेल का यह प्लान कि राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। नेक्स्ट, किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया? तो किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया? तो इसे जो परिभाषित किया था वो किया था हेराल्ड लैसबेल तथा अब्राहम कैपलान ने। यानी किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति का निर्माण एवं साझेदारी का अध्ययन किया? तो वो किया था हेराल्ड और लैसबेल तथा अब्राहम कैपलान ने। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की जो संकल्पना दी है तो वो दी है ऑर्थर वेंटले ने। इसने आर्थर जो वेंटले हैं इन्होंने आधुनिक राजनीति की प्रक्रिया की संकल्पना दी थी। चलिए नेक्स्ट, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? यानी कैटलिन के अनुसार देखें तो राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो क्या है? तो वो है शक्ति का अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर ए शक्ति का अध्ययन है, जो कि पीजीटी 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो क्या है? शक्ति का अध्ययन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? अरस्तु के अनुसार अगर हम दास्ता देखें तो वो एक प्राकृतिक और लाभप्रद है। क्या है? प्राकृतिक और लाभप्रद है, यानी 18 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, जो कि यह एक व्यक्तिवाद के अनुसार है। अरस्तु के अनुसार जो दास्ता है वो एक प्राकृतिक और लाभप्रद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु की जो नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर क्या होता है? केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे, यानी नागरिकता की अरस्तु के अनुसार नागरिकता की जो अवधारणा है वो है केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे, भारतीय मूल के सभी लोग PIOS भारत के नागरिक माने जाएंगे, सभी अनवासी NIRS भारत के नागरिक माने जाएंगे और फिर से कोई नहीं। तो उनका कहना है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने देखेंगे नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया है, यानी राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट, व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। किसे माना जाता है? चार्ल्स मोरियम को माना जाता है। किसे माना जाता है? चार्ल्स मोरियम को। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, चार्ल्स मोरियम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? यानी राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 का देखेंगे हम। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी जो राजनीतिक विज्ञान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है लॉर्ड ब्राइस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। कौन है? इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कौन है? तो व्यवहारवादी आंदोलन के जो बौद्धिक जनक है वह ऑप्शन नंबर डी यानी चार्ल्स ई मैरियम है। कौन है? चार्ल्स ई मैरियम। आज नेटवर्क ज्यादा इशू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों यानी इंटेंशन, प्रयोजन यानी पर्पज और प्रेरणा और मोटिव से जोड़ा है? तो किस व्यवहारवादी ने मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को यानी इंटेंशन, पर्पज और मोटिव से जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, वी एफ स्किनर ने जोड़ा है। किसने? वी एफ स्किनर ने जोड़ा है। स्किनर जो है यानी ऑप्शन नंबर ए बी एफ स्किनर। चलिए नेक्स्ट, उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? तो उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत जो लक्षण नहीं है तो वो है सामाजिक रूढ़वादिता की विचारधारा। क्या है? सामाजिक रूढ़वादिता की जो विचारधारा है वो उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश, निर्गम और पुनर्वेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? यानी निवेश, निर्गम और पुनर्वेश शब्दों का जो
प्रयोग है वो किसकी व्याख्या में होता है, तो राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, यानी राजनीतिक व्यवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है, तो व्यवहारवाद जो प्रेरणा लेता है तो वह किससे लेता है, वो एक उपयुक्तावादी से लेता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, उपयुक्तावाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर व्यवहार की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की, उत्तर व्यवहार की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है, तो वो की है हेराल्ड लॉस्की ने। किसने की है, हेराल्ड लॉस्की ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए अब हम पढ़ते हैं उदारवाद से संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं कि निम्न में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है। तो निम्न में से कौन उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है, तो जैसे हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें से हमारा तर्क जो नहीं है वो वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए, यानी वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, जो इसका प्रमुख तर्क नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि अनियंत्रित बाजार आधारभूत पूंजीवाद का परिणाम होगा। कर कुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता, यह विश्वास जुड़ा है, तो वो किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट है नव उदारवाद के साथ। किससे है, नव उदारवाद से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है। तो आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें व्यक्तिवाद का जो महान समर्थक है वो ऑप्शन नंबर डी यानी एडम स्मिथ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो एडम स्मिथ ने ही इस बात को कहा था कि आर्थिक मामलों में जो राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की। तो संपत्ति के अधिकार की जो मांग की थी वो उदारवाद ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। उदारवाद ने जो है मांग की थी, संपत्ति के अधिकार की मांग की थी। नेक्स्ट है, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी जो विचारक हैं वो कौन है, यानी सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक कौन है, तो वो है कार्ल जे पॉपर। कौन है, कार्ल जे पॉपर जो है वो एक सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है। तो इसमें चार ऑप्शन में से जो बुर्जुआ राज्य है, यानी बुर्जुआ जो राज्य है वो उदारवाद से मेल नहीं रखता है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत जो है वो क्या है, तो उदारवाद का जो मौलिक सिद्धांत है वो क्या है, तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी उदारवाद का जो मौलिक सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है। तो मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है, तो वो उदारवाद में है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है,
मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है, तो उदारवाद में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, उदारवाद का मूल तत्व क्या है, तो उदारवाद का जो मूल तत्व है वो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी उदारवाद का जो मूल तत्व है वो क्या है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आज मौसम के अनुसार नेटवर्क में बहुत इशू है, थोड़ी आपको समस्या हो रही होगी, लेकिन आप लोग बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद किसका हित चाहता है, तो उदारवाद जो है वो किसका हित चाहता है, इसके ऑप्शन चार हैं, अभिजात वर्ग का, निर्धनों का, सबका और धनवानों का। मुझे नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा आज।